शिक्षकों के बाद अब शिक्षा सेवकों पर कसा गया नकेल, बीपीएससी पर छापा और खुलेंगे कई राज। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, जब से अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा शिक्षा सेवकों को विद्यालयों के निरीक्षण कार्य में लगाया गया था, तब से शिक्षा सेवकों का पैर जमीन पर थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तों, कई ऐसे शिक्षा सेवक थे जिन्होंने निरीक्षण के दौरान भ्रष्टाचार को इतना ऊंचा उठा दिया कि कभी कभी शिक्षकों के लिए शिक्षा सेवक बहुत बड़े घातक साबित हो गए। उसका कारण ये था दोस्तों कि शिक्षा सेवक अपने आप को कोई कर्मी नहीं समझते हुए अपने आप को एक पदाधिकारी समझना प्रारंभ कर दिए थे। कई शिक्षा सेवकों के ऊपर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा था, जिसका उदाहरण है कि सिवान जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षा सेवक को भ्रष्टाचार के आरोप में सेवा मुक्त ही कर दिया था। वहीं दोस्तों, कई शिक्षा सेवकों ने अपने आप को पदाधिकारी के रूप में तुलना करते हुए शिक्षा विभाग से गाड़ियों की भी मांग कर दी थी। उनका कहना था कि प्रतिदिन हमें 10 विद्यालयों का निरीक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है, परंतु प्रतिदिन पैदल 10-10 विद्यालयों का निरीक्षण करना संभव प्रतीत नहीं होता है। इसलिए शिक्षा विभाग द्वारा हमें भी गाड़ी की सुविधा उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों, इन बिंदुओं को भांप रही थी बिहार की शिक्षा विभाग, और ज्यों ही मौका मिला बिहार शिक्षा विभाग ने तमाम शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकजों के ऊपर बहुत बड़ा नकेल कस दिया है। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों, अगर आपकी रुचि राजनीति में है तो हमने आपके लिए एक अलग ही यूट्यूब मंच तैयार किया है जिसका नाम है सत्य आवाज़। हमने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां भी जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सच्चाई का साथ देते हुए सच के सफ़र में हमारा समर्थन करें। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में भोजपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक अहम पत्र जारी किया है, जिस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि तमाम शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज जिनकी बहाली जिन उद्देश्यों को लेकर हुई है, उन उद्देश्यों की पूर्ति में भी अपनी संपूर्ण भागीदारी निभाए। दोस्तों, इस क्रम में पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे से संचालित होने वाले विद्यालयों के लिए संबंधित शिक्षा सेवक और तालीमी मरकजों द्वारा सभी कोटियों के छात्रों को प्रतिदिन सुबह 6 बजे तक विद्यालय तक पहुंचाना उनका प्रथम कार्य बनता है। यानी कहा गया है कि प्रतिदिन कोई भी शिक्षा सेवक या फिर तालीमी मरकज वे जिस विद्यालय से संबंध रखते हैं, उनकी नियुक्ति जिस विद्यालय के अंतर्गत हुई है, वहां के सभी कोटियों के सभी छात्रों की उपस्थिति प्रतिदिन 6 बजे सुबह में उनके द्वारा कराया जाना सुनिश्चित होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकजों के लिए आगे इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रतिदिन 12 बजे के बाद तमाम छात्रों की छुट्टी हो जाती है। 12 बजे के बाद प्रतिदिन शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकजों द्वारा 1 घंटे का ट्यूशन की व्यवस्था उन छात्रों के लिए किया जाए जिन छात्रों का नामांकन वर्ष 2024-25 के अंतर्गत हुई है। यानी 12 बजे अपराह्न में छुट्टी के बाद वैसे नव नामांकित छात्रों को संबंधित तालीमी मरकज और शिक्षा सेवकों को प्रतिदिन 1 घंटे की ट्यूशन देनी है। उसके बाद दोस्तों, इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि 1 बजे के बाद 1 घंटे के लिए महिला साक्षरता केंद्र का भी संचालन शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकजों द्वारा किया जाना अनिवार्य है। यानी प्रतिदिन 1 बजे से लेकर 2 बजे तक महिला साक्षरता केंद्र का भी संचालन किया जाना है, जिसके अंतर्गत विद्यालय के पोषक क्षेत्र के वे सभी महिलाएं जो बिल्कुल असाक्षर हैं उनको ट्यूशन देनी है, उनको साक्षर करना है। यानी पत्र में इंगित तमाम बिंदुओं को स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकजों के लिए यह दायित्व निर्धारण किया गया है कि प्रतिदिन सभी छात्रों को 6 बजे तक विद्यालय में उपस्थित कराए। उसके बाद 12 बजे तक विद्यालय का जो निरीक्षण कार्य करना है, उन कार्यों में भी अपनी पूर्ण भूमिका अदा करे। उसके बाद 12 बजे से लेकर 1 बजे तक नव नामांकित छात्रों के लिए ट्यूशन की व्यवस्था करे और 1 बजे से लेकर 2 बजे अपराह्न तक महिला साक्षरता केंद्र का संचालन करे। तो साथियों, इन बिंदुओं से स्पष्ट हो चुका है कि तालीमी मरकज और शिक्षा सेवकों के ऊपर बहुत बड़ा नकेल कस दिया गया है शिक्षा विभाग की ओर से, जहां उन सभी की ये मांग थी कि हमारे लिए गाड़ियों की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अब उन सभी को पैदल ही घर घर जाकर बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाना होगा।
वहीं दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर ये छन के आ रही है कि एओयू की टीम द्वारा बीपीएससी पर छापेमारी की जाएगी। इसका प्रमुख कारण ये है कि एओयू के द्वारा लगातार 3 बार आईपीसी की धारा 91 के तहत नोटिस किया गया, लेकिन एओयू की टीम को बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बीपीएससी टीआरई 3 के प्रश्न पत्र लीक मामले में कोई भी सहयोग नहीं किया गया। आप सभी अवगत है कि बीपीएससी टीआरई 3 के पेपर लीक के मामले में कई संदिग्ध आरोपी जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन उन संदिग्धों को बीपीएससी द्वारा कहां तक मदद पहुंचाई गई है, इन्हीं बिंदुओं पर जांच के लिए एओयू की टीम द्वारा लगातार 3 बार बीपीएससी को नोटिस दिया गया है। इन बिंदुओं पर बीपीएससी के चेयरमैन का कहना है कि जो भी नोटिस रहा होगा वो सचिव स्तर का रहा होगा। इसके संबंध में हमें विस्तृत जानकारी नहीं है। दोस्तों पेपर लीक के मामले में एओयू की टीम पीछे हटने को राजी नहीं है और ये कहा जा रहा है कि एओयू की टीम अब कोर्ट के माध्यम से सर्च नोटिस लेकर आएगी और बीपीएससी पर छापामारी करेगी। निश्चित रूप से इसमें बीपीएससी का ना तो चेयरमैन की चलेगी और ना ही किसी भी सचिव स्तर के पदाधिकारी की चलेगी। तो आशा ये जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द 1 से 2 दिनों के अंदर एओयू टीम को कोर्ट से सर्च नोटिस मिल जाएगी और इसके आधार पर उनके द्वारा बीपीएससी पर छापेमारी की जाएगी और बहाली से संबंधित तमाम कागजातों की छानबीन की जाएगी। विशेष रूप से टीआरई 3 के प्रश्न पत्र लीक से संबंधित छानबीन की जाएगी और इस आधार पर ये देखा जाएगा कि बीपीएससी के किन कर्मियों की मिली भगत प्रश्न पत्र लीक मामले में थे। दोस्तों एक बात तो सही है और ये खबर भी मीडियाओं पर वायरल हो रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक मामले में बीपीएससी के पदाधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ था। उनके बगैर प्रश्न पत्र लीक का होना कहीं से भी संभव नहीं था। लेकिन सवाल उठता है कि सर्च अभियान में कोई भी अगर सुराग मिलता है तो बीपीएससी के निवर्तमान चेयरमैन अतुल प्रसाद के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। ऐसा ना हो कि शिक्षक बहाली से संबंधित पूरे जाल में अतुल प्रसाद पूरी तरह फंस जाए और बीपीएससी टीआरई 3 के प्रश्न पत्र को तो छोड़ दिया जाए, शिक्षक बहाली से संबंधित कागजातों की अगर गहराइयों से जांच की जाती है तो ऐसा भी हो सकता है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की संपूर्ण बहाली ही निरस्त कर दी जाए, क्योंकि बहुत बड़ा खेल हुआ था टीआरई 1 के अंतर्गत और टीआरई 2 के अंतर्गत भी, जिसमें आप सभी अवगत है कि इन दिनों महिला आरक्षण को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है और विभिन्न जिलों से इस संबंध में कार्रवाई भी की जा रही है कि महिला आरक्षण को लेकर जिन्होंने शिक्षक के रूप में योगदान किया है उनकी सेवा समाप्ति की ओर कदम आगे बढ़ा दिया गया है। दोस्तों बीपीएससी की संदिग्धता इस रूप में सामने नजर आ रही है कि जहां बिहार से बाहर के तमाम अभ्यर्थियों के लिए कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं था, तो बीपीएससी ने आखिर कैसे बिहार से बाहर के महिलाओं को यूआरएफ के कोटि पर बहाल कर दिया, यानी उनका रिजल्ट का प्रकाशन यूआरएफ के कोटि पर कैसे प्रकाशित कर दिया गया, यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर बीपीएससी द्वारा ही यूआरएफ की कोटि पर रिजल्ट का प्रकाशन किया गया था। क्या अतुल प्रसाद इस बात से अनभिज्ञ थे कि आरक्षण का प्रावधान सिर्फ व सिर्फ बिहार के वासियों के लिए ही लागू होता है? ऐसे बड़े अधिकारी जो बार बार अभ्यर्थियों पर कार्रवाई ही किया करते थे, कोई भी अभ्यर्थी अगर सवाल उठाते थे तो किसी के लिए 2 साल, तो किसी के लिए 3 साल, तो किसी के लिए 5 सालों तक बीपीएससी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाता था। ऐसे पदाधिकारी कैसे बिहार से बाहर के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देकर बिहार के अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ खेल गए, यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोस्तों इन बिंदुओं से तो स्पष्ट हो चुका है कि बिहार के तमाम वे छात्र जिनका चयन ना तो टीआरई 1 के अंतर्गत हो पाया या फिर ना तो टीआरई 2 के अंतर्गत हो पाया, थोड़े से अंकों के कारण ही वे पीछे रह गए, उन सभी का भविष्य खिलते नजर आ रहा है, क्योंकि उन सभी की मांग है कि आरक्षण के लाभ से संबंधित रिक्त हुए पदों पर फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए और बिहार के वासियों को एक बार फिर से मौका प्रदान किया जाए। उम्मीद भी जताई जा रही है और सरकार के ऊपर दबाव भी है कि हर हाल में अगर शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाती है तो काफ़ी संख्या में सीटें रिक्त होंगी और उन पर या तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना होगा, अन्यथा पूरे के पूरे बहाली ही कैंसिल करना होगा।
तो दोस्तों ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ इन तमाम बिंदुओं पर आप सभी का क्या राय है एक कमेंट अवश्य देंगे और तमाम दोस्तों के पास हमारे इस वीडियो को शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।